एंड दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। जिस चीज़ का हमको सवेरे से इंतज़ार था, वो कुछ पलों में वो इंटरव्यू विद द सेलिब्रिटी फिल्म स्टार Mohit Raina, we are just starting in a few minutes. So good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this enthralling session where the art meets the artisan, where the canvas of the screen meets the colors of the talent. Today, we are graced by the presence of a renowned actor whose journey resonates with the words of Iqbal. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है. A man who raised himself to such esteemed heights that even destiny seeks his consent. Joining us, Rohit Raina, a name that has become a cornerstone in the Indian entertainment industry. I now request the audiovisual team to play a video for Mohit Raina. सिर्फ नाम ही तो पूछा है, डरो मत। तो अविनाश कामत के बारे में जानना चाहते हैं। Well, the action of Freelancer is very different because, the action had to be larger than life and at the same time very realistic. The ammunition and the guns and everything that has been used is very fresh and very raw, and technically it's very on the high end, I would say. Neeraj Pandey world, and the element of easiness, and the element of waiting period is not there. It's always fast moving. It's always pacey. There is no breather. So, presenting before you, Mohit Raina. I welcome Mohit Raina on the dais. Give him a big round of applause, ladies and gentlemen. For next 30 minutes, let us hear from the renowned actor, Mohit Raina. Please welcome. Be seated. मोहित रैना, देवों के देव महादेव, घर घर में मोहित रैना अपने इस सीरियल से फेमस हुए और आज जो भी हमारे सामने अभी इतने सारे आपके फैंस दिख रहे हैं सर, सो आपको कैसे लग रहा है यहाँ आके? Well, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज में आके आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन नागपुर और आते ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, सो डेफिनेटली आई एम मोर देन हैप्पी एंड थ्रिल्ड। Yes, definitely. Sir, something regarding your journey from you are born and brought up in Jammu, right? तो जम्मू की वो हसीन वादियाँ छोड़कर आप मुंबई के एक भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में आने के लिए आपको ऐसा कौन सा इंस्पिरेशनल फोर्स था? मतलब वो एक्टिंग का जो जुनून था सर, तो मतलब क्या ऐसा था जो आपको वहाँ से मुंबई तक ले आई? वेल, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं कश्मीर में मेरी पैदाइश हुई थी। मेरे फादर भी एक डॉक्टर थे और मेरे ब्रदर, हम लोग 4 लोग कश्मीर में रहते थे। तो वी आर लिविंग ए वेरी लोअर मिडिल क्लास लाइफ, बट वो मेरी सिस्टर्स थी जो हमेशा मुझे इंस्टिगेट करती रहती थी, कहती रहती थी कि भाई
भैया आप थोड़े गुड लुकिंग हो, आपको कुछ करना चाहिए। Right. और मेरा एक दोस्त था जो फोटोग्राफर था, उसकी उसकी एक फोटोग्राफ्स की शॉप थी, तो उसने कहा कि चलो यार एक तुम्हारी फ़ोटो खींच लेते हैं और ग्रासिम मिस्टर इंडिया में भेज देते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, ये सब कहाँ, हम लोग तो आज तक हमारे परिवार में कोई किसी ने दिल्ली क्रॉस नहीं की है और तुम मुंबई जाने की बात कर रहे हो, मुंबई भेजने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम चांस ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो उन्होंने ऐसी एक फ़ोटो खींच के मुंबई भेज दी ग्रासिम मिस्टर इंडिया में। तो वहाँ पे मुझे फिर उनका कॉल आ गया ग्रासिम मिस्टर इंडिया से कि भाई हमें आप से मिलना है, हम चाहते हैं कि आप मुंबई आ जाएं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। फिर मैं मुंबई आया, मैंने मुंबई में मॉडलिंग की, काफ़ी सालों तक मैंने मॉडलिंग की। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मॉडलिंग जो है वो इतनी मुझे भाती नहीं। आई एम समवन हु वांट्स टू एक्सप्रेस, हु वांट्स टू इमोट। तो वहाँ से मेरी फिर एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई थी। सो ये मॉडलिंग का करियर आपका कैसे रहा, उसका जर्नी कैसे रहा सर आपका? बहुत ही अच्छा जर्नी था और बहुत फ़नी भी था। बिकॉज मैं जैसे बताया कि मैं दूर दूर तक इस दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं था। तो मुझे याद है जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, अचानक से मेरे दोस्त का किसी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बहुत देर रात को फ़ोन आया, कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई सो रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक काम करो, तुम इस जगह पे पहुँच जाओ। मैंने कहा क्या करना है? कहता नहीं शूट चल रहा है यहाँ पे, तो तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा मेरी ज़रूरत है, मैं तो एकदम फ्रेशन अप नहीं हूँ, मुझे टाइम लगेगा, 1 आध घंटा लगेगा। वो बोले नहीं नहीं, कुछ तैयार वैयार होने की ज़रूरत नहीं, तुम आ जाओ, सिर्फ तुम्हारे हाथ चाहिए। मैंने कहा सिर्फ मेरे हाथ चाहिए का क्या मतलब होता है? मतलब मैं भी तो चाहिए होऊंगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तुम्हारे हाथ यूज़ करने, तुम बस आ जाओ। तो वहाँ से मुझे हैंड मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब हम देखते हैं कि कोई बच्चे को क्रीम लगा रहे हैं, कोई पेन की ऐड है जिसमें पेन लिख रहे हैं, कोई आप कॉफ़ी का मग उठा रहे हैं, तो वो करने के लिए मेरे को रात को 1:30 बजे बुलाया और उसके मुझे पैसे भी बहुत मिले। तो अब तो मेरे हाथ देख के कोई मुझे हैंड मॉडलिंग देगा नहीं। तो लेकिन मुझे उस समय बहुत पैसे मिले उसने मेरी मदद की कि मैं बॉम्बे में सर्वाइव कर सकूं। वहाँ से धीरे धीरे इट्स ऑलवेज, जब आप एक नया आदमी एक नए शहर में जाता है, नई चीज़ों को समझता है, तब मुझे हैंड मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर मैंने रैम मॉडलिंग करनी शुरू की। कभी कभी तो ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स भी होते थे। मुझे आज भी याद है, मैं पहली बार एक मोटरसाइकिल कंपनी ने मेरे को अपनी ऐड के लिए सिलेक्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको इसके लिए थाईलैंड जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो उन्होंने कहा आपके पास पासपोर्ट है? मैंने कहा नहीं नहीं, पासपोर्ट तो है नहीं। तो जल्दी से पासपोर्ट बनाया और वो ऐड शूट करने के लिए हम थाईलैंड चले गए। और वो पूरी ऐड में उन्होंने मुझे बाइक चलवाई हेलमेट पहन के। तो वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया उन्होंने मुझे हेलमेट क्यों पहनवाई, और पूरा उसमें कुछ समझ में आज तक मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ कि ये बाइक पे जो बैठा है ये आदमी मैं हूँ। तो वो वैसे फ़नी इंसिडेंट्स भी बहुत थे। तो पूछना चाहूँगी सर आपको कि आपका जो पहला टीवी शो था अंतरिक्ष इन 2004, सो what was some key learning elements from that TV show and how was your journey from the modeling to TV show as actor? तो मॉडलिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया मुझे कुछ पता नहीं था, तो मॉडलिंग करके तो मैं किसी तरह मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो जब शुरू का टाइम था तो ऑब्वियसली आप किसी से कहानी नहीं सुन सकते, आप ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था वो मुझे बताया गया था कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है, ये 3 दोस्तों की कहानी है, तो आप परसों जो है इस टाइम पे इतने बजे सेट पे पहुंच जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दीजिए क्या करना है, क्या कहानी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आ जाओ, 3 दोस्तों की कहानी है, आप एक दोस्त प्ले कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई पहुंच जाते हैं। तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा मेकअप वगैरह शुरू हुआ। मुझे बहुत प्रोस्थेटिक पे ऐसे कांटे वाटे सब लगाए गए, स्टिचेस वगैरह लगाए गए, ऐसे खून बहुत डाल दिया गया। और मैंने कहा यार अब तो बता दो कि कहानी क्या है, मतलब थोड़ा गिव मी सम, मैं प्रिपरेशन कर सकूँ अपनी थोड़ी सी। तो वो मुझे अपने रूम में ले गए। वहाँ पे एक जो सेट था वहाँ पे एक ऐसा एक बड़ी सी खाट पड़ी हुई थी, वो मुझे खाट के नीचे लेटा दिया। बोला कि आप उस खाट के नीचे लेट जाइए, ये 3 दोस्तों की कहानी है, एक का कत्ल हो चुका है और बाकी 2 ढूंढने वाले हैं कि उसका कत्ल किसने किया। तो आप जो है वो आप लाश वाला काम करेंगे। तो वहाँ से मेरी फिर टीवी की जर्नी शुरू हुई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार लाश बन के ज़्यादा काम मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझे इमोट करना पड़ेगा। फिर मेरी मुलाकात हुई थी शक्ति सामंता जी से। शक्ति सामंता जी ने उन दिनों बहुत बड़ी पिक्चर्स बनाई थी, कटी पतंग सब। ही हैज़ बीन अ लेजेंड। शक्ति सामंता की कंपनी जो है वो उस समय अंतरिक्ष बना रही थी, तो उन्होंने मुझे उस समय ब्रेक दिया था। दोज वर माय अर्ली डेज। मैं समझ रहा था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं,
तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुंबई में एक्टिंग बहुत एक सीरियस बिजनेस है. इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन डू इट फॉर फन और आई कैन परस्यू इट एज अ हॉबी. इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी सीरियसली टेकन. तो फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी. फिर मैंने टेलीविज़न में काम वहाँ पे किया. फिर मैंने यूटीवी के साथ काफ़ी काम किया. फिर मेरा स्टार प्लस के साथ काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा. तो मैंने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी मुझे एक्टिंग के बारे में ABCD भी आती है, वो सिर्फ सब टेलीविज़न की वजह से आती है. तो आई थिंक आई ओ माई एवरीथिंग टू टेलीविज़न. So television played an important, pivotal role in your career, right? यस यस, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Right. क्योंकि हर किसी इंसान की, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जैसे कि आप सब के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितना मायने रखता है, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू लर्न इज फ्रॉम हेयर. सेम मेरे लिए सब कुछ टेलीविजन से ही मेरे लिए मैटर करता है, बिकॉज मुझे सब कुछ टेलीविजन ने ही सिखाया. मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है. सो एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम टेलीविजन. And the breakthrough role was Devom Ke Dev Mahadev. Yes. So, can you share us what the struggles you faced during preparation for that role, and what that role has impacted, like, in your career? What? सो आई थिंक मुझे ऐसा कोई स्ट्रगल तो उसके लिए मुझे जेन्युइनली हुआ नहीं था. आई थिंक मैं बहुत लकी था उसके लिए, बिकॉज मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ. तो अमरनाथ की वजह से हमें भगवान शिव के लिए बचपन से ही हमें बताया गया था. और मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, तो हम लोग शैविज्म में बिलीव करते हैं. तो मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मुझे बेलपत्र पकड़ा के टेम्पल ले जाया करते थे. और मेरी स्कूलिंग जो है वो जम्मू से हुई है. तो जम्मू में जो हमारा लैंग्वेज होता था, जो पढ़ाया जाता था सेकेंड लैंग्वेज, वो संस्कृत था. तो मुझे कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद वो संस्कृत जो मैं पढ़ता था, वो मेरी तैयारी महादेव बनकर संस्कृत बोलने की तब से ही शुरू हो चुकी थी. Right. बिकॉज जब मुझे उस रोल के लिए सिलेक्शन हुई मेरी, तो आई थिंक वहाँ 5-6 लोग थे जिन्हें वो लोग सोच रहे थे. बट जब उन्होंने मेरे मुंह से वो संस्कृत के श्लोक सुने, और वो उन्होंने सुना कि ये आदमी कितने अच्छे फ्लुएंटली संस्कृत बोल रहा है, तो आई थिंक उसने उन्हें मजबूर कर दिया डिसाइड करने पे कि हाँ, ये इंसान जो है ये इसे जस्टिस दे सकता है. Right. सो आई फील रियली लकी. वो शायद उस समय मेरा कहते हैं ना कि जब भगवान चाहे तो आपका साथ दे देता है. तो आई थिंक वो छोटे फैक्टर्स थे, तो उन सब ने मुझे उस रोल को हासिल करने में मदद की. Right. So, Mahadev भगवान ने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया. Right. Interesting. Okay. Sir, I want to ask you we have heard about the physical transformation of yours, right? From a teenage boy, an overweight teenage boy, to an absolutely stunning body now. So, can you tell us something about that transformation and what Well, I guess kept you वो हर- going? Yeah. वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा। एक्चुअली वो कॉलेज के दिनों की बात थी. कुछ 4-5 बजे के बाद कुछ मालूम नहीं होता था करना क्या है. जिम का कल्चर इतना एडवांस नहीं था उन दिनों. जम्मू जैसा एक छोटा सा शहर था, तो हम सब दोस्त लोग के खाते पीते रहते थे, मिलते थे, बातें करते थे. तो फिर जब समझ में आया कि नहीं भाई, अगर आपको ग्रासिम मिस्टर इंडिया में जाना है या आपको बॉम्बे जाना है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते. तो जिस तरीके के आप दिखते हैं, तो हमें तो उन दिनों, तब मुझे याद है हमारे पास फ्लीट के शूज़ होते थे. उन दिनों तो स्पोर्ट्स शूज़ का कॉन्सेप्ट भी इतना एडवांस नहीं था जम्मू में. आजकल तो यू हैव गॉट मच एडवांस्ड शूज़. तो हम लोग को तब समझ में आया कि नहीं भाई, फिटनेस को भी थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा. एंड धीरे फिर हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया. ज़्यादातर हम उस समय आउटडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते थे, बिकॉज एज आई सेड कि वहाँ जिम के कॉन्सेप्ट इतने नहीं थे. तो हम लोग बहुत बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वी यूज्ड टू प्ले ऑल दैट. हम लोग क्रिकेट खेलते थे. तो उस सब ने मुझे थोड़ा हेल्प किया. तो फ्रॉम अ टीनेजर टू बी अ लिटिल प्रेजेंटेबल मॉडल ऑन द रैम्प और ऑन स्क्रीन, बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम. सो मेरा बस चले तो मैं तो हलवाई की दुकान पे ही बैठा रहता हूँ. आई लव फूड, बट क्योंकि ये विजुअल मीडियम है, तो वन हैज़ टू लुक गुड. So, जम्मू के बारे में आप कुछ, वहाँ के स्ट्रगल्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? I mean, वेल the जम्मू, incidences in the childhood. भाई जम्मू, बिकॉज आई थिंक बिकॉज जम्मू में मेरा जो मेजरली पार्ट है, वो मेरी स्कूलिंग का, कॉलेज का सब जम्मू से गुजरा है. मैंने कॉमर्स कॉलेज जम्मू से अपनी ग्रेजुएशन की थी. उसके बाद मैं हुंडे मोटर्स इंडिया लिमिटेड में जॉब कर रहा था, और साथ ही साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था. और मैं फाइनल में अपियर होने वाला था, और साथ साथ में मैं हुंडे मोटर्स इंडिया लिमिटेड में भी जॉब कर रहा था. तो वो वैसा ही हुआ कि मैं एक आखिरी दिन, मतलब मेरे उन दिनों हमारे पास इतने मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे. तो मैं जितनी भी अपनी डिटेल्स थी एक डायरी पे लिखता था. तो वो
एक बार वो जितने भी मेरी डिटेल्स थी वो कहीं से लीक हो गई किसी तरीके से, तो मैं भी छोटा था, जवान था, तो मैं जवानी के जोश में मैंने अपने सीनियर से मैंने लड़ाई कर ली कि ये क्या है, मेरी डिटेल्स ये ऐसी लीक हो गई, ये हो गई, ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। और मैंने उनको कहा मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता जी, छोटी सी बात पे तुम जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ये गलत है। तो मैं घर आ गया और घर पे आके मैंने एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके एक एनवलप में रख दिया, और मैंने एक जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टिकट करवाई थी अपनी बॉम्बे आने की, और मैंने वो टिकट टेबल पे रख दी। और मेरे मॉम डैड शाम को आए तो मैंने उनके सामने दोनों एनवलप रख दिए कि भाई ये रहा एक एनवलप और ये दूसरा। तो मेरे फादर ने एक एनवलप उठाया और मेरी मदर ने उठाया, एंड दे सेड कि ये तो पागल हो गया है, ये हम लोगों में से कभी दिल्ली तक किसी ने क्रॉस नहीं किया और ये सडनली मुंबई जाना चाहता है। और उसके फॉलोइंग डे में जब मैं अपने घर में जा रहा था, घर की लेन में घुस रहा था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि अरे ये व्हीकल तो मेरे अंकल का है, अरे ये व्हीकल तो मेरे मामा का है। सो आई रियलाइज अंदर जाके कि पूरी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि कोई इसका इलाज करवाओ, ये इंसान पागल हो चुका है, ये जम्मू छोड़ के ये मुंबई जाना चाहता है और एक्टिंग करना चाहता है, जबकि हम में से दूर दूर तक किसी को एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक वहाँ से जम्मू की जर्नी शुरू हुई थी। देन माई फैमिली, माई मदर वॉज अ बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी, शी स्टिल इज़, एंड उन्होंने मेरा साथ दिया। उस समय उन्होंने कहा नहीं अगर इसका सपना है, इसका मन है तो इसे जाने दो। तो वहाँ से जर्नी को तय करके मैं यहाँ आया, एंड देन आई विद देयर ब्लेसिंग्स आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। सो जो एक इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा था तब, वो आपने उसको इम्पॉसिबल ही नहीं, आपने उसको एक अलग लेवल पे Thank you. लेकर गया। सो कमिंग टू योर रोल इन द मुंबई डायरीज, जी। राइट? सो योर रोल इन द मुंबई डायरीज was absolutely outstanding. So what is do you think if you would not have been actor, would you have been a doctor? Because you perform that role so well, so well. थैंक यू। नहीं मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं था कि मैं मुंबई एक न्यूरो सर्जन, एक ट्रॉमा सर्जन का रोल निभा पाता। दैट आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, बट उस रोल की प्रिपरेशन अगेन जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बचपन से बहुत जैसे मैंने बताया मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर थे। हम लोग कश्मीर में रहते थे, तो कश्मीर की एक्सटीरियर पार्ट में मेरे फादर की ड्यूटी होती थी। सो यू नो एक छोटा सा गांव था, तो कभी कभी भी छोटे गांव में क्या होता था उन दिनों, कभी भी रात को कोई नॉक करके आके पापा को अपने साथ ले जाता था कि आइए थोड़ी इमरजेंसी हो गई है, बिकॉज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में ऐसा नहीं था और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो मेरे फादर जब वापस आते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, दैट वॉज ही एबल टू हेल्प द पेशेंट और वॉज ही नॉट एबल टू हेल्प द पेशेंट, वो देख के मैं समझ जाता था कि व्हाट कुड हैव बीन द रिजल्ट। मैं छोटा था बट मैं तब भी गेज कर लेता था। तो आई थिंक वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने बहुत सबकॉन्शियस माइंड में मेरे को हेल्प की टू प्ले द डॉक्टर दैट यू सॉ इन मुंबई डायरीज, बिकॉज मैंने छोटे बचपन से ही अपने फादर को सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए देखा, इंजेक्शंस रिफिल करते हुए देखा, यू नो आई सॉ हिम वेरी क्लोजली डूइंग एवरीथिंग। सो आई थिंक वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, बिकॉज आई वांटेड टू यू नो टू एटलीस्ट बी that doctor on screen. I couldn't be that in real life, but at least I could fake it, and Yeah. मैंने अच्छे से फेक किया है। नहीं सर, वो रोल आपका बहुत ही सही था, स्पेशली कंसिडरिंग द सेंसिटिव नेचर ऑफ दैट incidents on which the series is based, right? So what you have played many roles, so which one is your favorite? My favorite एक काफिर एक सीरीज की थी मैंने Right. Z5 के लिए, उसमें मैंने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था जो एक एक्स लॉयर थे, और ये रियल कहानी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक महिला गलती से हिंदुस्तान में आ गई थी और वो हिंदुस्तान जेल में बहुत सालों तक शी वॉज हेल्ड कैप्टिव, एंड देयर वाज अ लॉयर इन जम्मू, दिस अ रियल इंसिडेंट, अ लॉयर इन जम्मू हु डिसाइडेड टू help her and you know take her case so that she could go back, but unfortunately circumstances वैसे उनके फेवर में नहीं थे, बहुत उनको तकलीफ सहनी पड़ी थी, काफ़ी सालों तक उन्हें जम्मू की जेल में रहना पड़ा था, and eventually she got justice and she went back. So I think वो कहानी मेरे को बहुत टच की गई थी, and उस लॉयर का रोल प्ले करके I think that is one of my very close to my heart performances, I would say. So can you tell us can you pick up one quality from each of your role, like Mahadev or Dr. Kaushik Oberoi, Major Kashyap and Avinash Kamath? So
Can you just pick a one quality Well, from the role? एक Which? क्वालिटी पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हाँ. बट बिकॉज जैसे टेलीविजन में पहले मैं काम करता था, तो टेलीविजन इज़ अ लॉन्ग टर्म मीडियम. वहाँ पे आपको 20-20 घंटे काम करना पड़ता है, 18-18 20-20 घंटे नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है, बिकॉज एक डेडलाइन होती है. देयर इज ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट टाइम, बिकॉज जो दर्शक मंडे को 8 बजे देखते हैं, वो कभी कभी मंडे को 5 बजे तक शूट हो रहा होता है, और उसके बाद वो 8 बजे देखते हैं. सो इट्स अ राउंड द क्लॉक मीडियम. इसमें प्लानिंग नहीं हो पाती है इतनी, एंड इट वर्क्स ऑन अ वीकली बेसिस, रिसर्च बेसिस, कि फ्राइडे को रिसर्च का रिजल्ट आता है कि इस हफ्ते ऑडियंस ने क्या पसंद किया है, तो प्लीज़ आप उसी पे ध्यान दे के फिर आप उसी को दिखाइए. तो सैटरडे संडे उसकी लिखावट पे काम जाता है, संडे मंडे को वो शूट होता है, और मंडे रात को वो टेलीकास्ट होता है. सो वही प्रोसेस फिर ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तक फॉलो किया जाता है. तो टेलीविजन में ऐसी एक क्वालिटी को इनवाइब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ऑब्वियसली playing Lord Shiva, and then I played Ashoka also, and I did a series called 21 सरफरोश सारागरी also. तो आई थिंक कहीं मेरे का यूनिफॉर्म से मेरा बहुत लगाव रहा है. वो मुझे इसलिए लगता है बिकॉज जैसे मैंने बताया, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ. मैं बहुत छोटा था जब कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. तो उन दिनों ऐसा नहीं था कि वी हैड एक्सेस टू सुपरमैन, और आई वुड वॉच अ कार्टून, और आई वुड वॉच अ सुपर हीरो फिल्म. मेरे लिए सुपर हीरो, जो हम जब क्रिकेट खेलते थे, हमारी बॉल घर के बाहर चली जाती थी, तो जब हम निकलते थे बॉल लेने के लिए, तो हमको सिर्फ वहाँ पे एक आर्मी वाले और बीएसएफ वाले और सीआरपीएफ वाले दिखते थे, जो द वुड रिटर्न अस द बॉल. सो एट दैट टाइम हम बहुत छोटे थे ऑब्वियसली, तो ऐसा डिफेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था, तो वो हमारे लिए वही हीरो थे. सो आई थिंक समवेयर, बिकॉज मैंने उन लोगों को क्लोजली इतने छोटी उम्र से देखा है, 5-6 साल की उम्र से मैंने उनको इतना क्लोजली देखा है, तो मैं कभी भी कोई यूनिफॉर्म पहनने का चांस छोड़ता नहीं हूँ. तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने 21 सरफरोश में भी यूनिफॉर्म पहनी, मैंने भोकाल में भी यूनिफॉर्म पहनी. यू नो, आई डिड उरी ऑल्सो फॉर बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज आई बिलोंग टू कश्मीर एंड इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट. सो आई थिंक ओवरऑल जब भी मैं कोई किरदार चुनता हूँ या कोशिश करता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा अपनी लाइफ का पार्ट देखना, आई गेस वो काफ़ी ज़रूरी होता है. तो अभी तो हम आपके ऑन स्क्रीन रोल्स के बारे में बोल रहे थे. ऑफ स्क्रीन पर्सनल लाइफ में भी आपका एक रोल, नया रोल ऐड हुआ है. सो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उस रोल के बारे में मैं अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, उस रोल को लेके. Right. मैं आई हैव बिकम अ स्ट्रगल इज एवरीवेयर. struggle is everywhere. I'm a new father now. Right. So I'm struggling with late nights. I'm struggling with diaper changes. तो वो सब चल रहा है. But I've improved. थोड़ा सा मेरी इम्प्रूवमेंट हो गई है. सो क्या इजी है, मतलब ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन? नहीं, ऑन स्क्रीन बहुत इजी है. ऑन स्क्रीन बहुत इजी है. एक्टिंग करना और फेक करना बहुत इजी है. Right. लेकिन रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. चाहे उसमें फिर कोई ऑपरेशन करना हो या फिर कुछ और ड्यूटी निभाना, इट इज पोल्स अपार्ट. कुछ कंपैरिजन नहीं है. Right. So your recent show, Freelancer, it has really got some great support from the audience, right? So how does it feel to end this year on a high note? वेल इट फील्स ग्रेट, बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है ऑडियंस का, मैं बहुत लकी रहा हूँ. मैं अपने आप को जेन्युइनली बहुत लकी मानता हूँ, बिकॉज ऑडियंस का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव मैंने किस तरीके का कौन सा काम किया है. सो आई थिंक फ्रीलांसर जो कहानी है, वो एक किताब टिकट टू सीरिया पे बेस्ड है. ये एक ग्लोबल स्केल पे इसे बनना बहुत ज़रूरी था. तो आई थिंक 3-3.5 महीने पहले इसकी पहली पार्ट रिलीज़ हुई थी, और अभी 15th को इसका सेकेंड पार्ट द कंक्लूजन रिलीज़ हुआ. तो फीडबैक कमाल का रहा है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है. प्लीज़ आप जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उनसे कहूँगा प्लीज़, अभी लंबा वीकेंड है तो आप प्लीज़ देखिए. और इट फील्स ग्रेट, बिकॉज हम जब काम करते हैं तो उस काम को जब सराहना मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, यू रियली फील गुड. यू नो, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, रिकग्निशन, लव, नेम, फेम, एवरीथिंग इज सेकेंडरी. बट जब वो एक मोमेंट होता है, कोई इंसान आपसे मिलता है और कहता है कि भाई आपका जो वो वाला काम है वो हमें बहुत अच्छा लगा. सो दैट इज़ व्हाट वी एक्टर्स वर्क फॉर. वी गेट अप एवरी डे टू जस्ट मेक पीपल हैप्पी एंड एंटरटेन देम. सो आई कैन, इट फील्स ग्रेट. So it is worth binge watching definitely. Yes, this it weekend. is. अविनाश कामत के बारे में कुछ बताइए. वेल, अविनाश कामत की जो जर्नी है, आई गेस ये एक रियल लाइफ इंसान पे बेस्ड है, एक कहानी पे, जैसे किताब पे बेस्ड है, टिकट टू सीरिया. आई थिंक ही इज अ मुंबई पुलिस के एक कॉप है, ही इज अ सब इंस्पेक्टर इन मुंबई पुलिस. बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं
वेयर उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, एंड जॉब से निकालने के बाद देन ही हैज़ टू यू नो his life takes a 360-degree turn, and somehow he has to start his life again. He goes into a deep down shell, and he goes into a very dark phase of life, when then the character of Mr. Anupam Kher, जो प्रोफेसर खान है, वो आते हैं, कैसे वो उसे बचाते हैं और कैसे वो उसे एक मर्सनरी बनाते हैं, and then he goes to Syria to save the girl, जो उनके दोस्त की बेटी है. उन्होंने बहुत पहले ही हिंदुस्तान छोड़ दिया है, बट कैसे वो जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि सीरिया जाएं और उस बच्ची को बाहर भगा के वहाँ से वापस लेकर आए बचा के. दैट्स द एंटायर स्टोरी. सो आई थिंक प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ज़रूर देखिए, एंड येस यू विल बी एंटरटेन्ड. अरे लवली सर, थैंक यू. So you have been in this industry for a decade now. So how do you feel this Indian television and film industry has evolved over these Oh, few it has years? evolved a lot, a lot. With times we have to change ourselves. The audience is very different now. पहले की audience जब थी, जब हम भी देखते थे, या audience के पास बहुत समय होता था, audience के पास distraction नहीं थी. आजकल audience के पास time नहीं है, उनके attention span जो है बहुत कम हो गया है. तो आप जब भी कुछ बनाते हैं या आप भी किसी तरीके का entertainment उनको product देना चाहते हैं, आपको उनका attention होल्ड करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ. बिकॉज एज अ व्यूअर जब हम भी कुछ देखते हैं, तो अगर 10 सेकंड के लिए भी हमें कुछ स्लो लगे या 30 सेकंड के लिए भी हमें कुछ स्लो लगे, तो आई थिंक पीपल हैव द ऑप्शंस टू मूव ऑन. पहले ऐसा नहीं था. पहले जब DD1 चलता था या DD मेट्रो चलता था या स्टार प्लस चलता था, हमें देखना पड़ता था. या अभी कंट्रोल हमारे हाथ में आ चुका है. अभी हम फट से फॉरवर्ड कर देते हैं. Right. हम आगे नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, या हम वो प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं और चले जाते हैं. So I guess the biggest challenge right now is that audience के टेस्ट को समझना, और ऑडियंस का अटेंशन को होल्ड करने के लिए आप किस तरीके से उनको कहानी को जस्टिस देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पहले की ऑडियंस के पास इतनी चॉइस नहीं थी. आई वुड से पहले की ऑडियंस आपको इतना जज नहीं करती थी. एंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बूम, यू गेट इंस्टेंट फीडबैक. रात को 12 बजे अगर कोई हमारा सीरीज रिलीज होती है, तो सुबह 5-6 बजे तक आपका मैसेजिंग बॉक्स फुल हो चुका होता है. बिकॉज लोगों ने अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट टाइम जोन्स में और हिंदुस्तान में भी रात को उसे बिंज वॉच कर लिया होता है. तो यू गेट इंस्टेंट फीडबैक कि अच्छा क्या उनको अच्छा पसंद नहीं आया, क्या उन्होंने गलतियाँ की, क्या आप बेटर कर सकते थे. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ एवरी अदर एस्पेक्ट इन देयर लाइफ ऑल्सो, आई थिंक द ऑडियंस टेस्ट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. The core value of Indian system remains the same, but because of the different age groups of people who are consuming the content, उनकी वजह से makers के लिए और actors के लिए specially उनके attention को और उनकी choice को समझना जो है बहुत difficult हो गया अभी. So it has evolved for the good. Yes, it has indeed. Right, it has evolved for the good. What kind of role you would like to perform in future? I mean, 2024 के मेरे 2 resolution है. एक हाँ. तो मुझे comedy करनी है, और तो मैं मेकर्स को बोलता रहता हूँ भाई आप कुछ कॉमेडी कहिए, और मुझे दूसरा नेवी बेस्ड कुछ करना है. okay. So मैंने why specifically these 2 roles? बिकॉज एक तो कॉमेडी किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और अभी काफ़ी टाइम से कोई कॉमेडी बना नहीं रहा है. Right. आई थिंक आई फील लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, एज दे से इन द मेडिकल टर्म. सो उसके लिए मुझे लग रहा है कि एक कॉमेडी करना मेरा मन हो रहा है कि मैं 24 में एक कॉमेडी का कुछ करूँ. एंड सेकेंडली बिकॉज एज ए सेड मेरे को यूनिफॉर्म से बहुत प्यार है, तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ. मैं CRPF, BSF, आर्मी, मैं सब कर चुका हूँ. Yeah. पुलिस, हवलदार, आई प्लेड एवरीथिंग. नेवी जो है वो तो रह गई है. रह गई है. और So I love think- for the uniform is the Yes, driving force. yes. Right. So I would like to ask you last question. What's there in pipeline? Well, I have completed 2 more projects. उसके बाद अभी वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में रिलीज होंगे. ये एडाप्टेशंस हैं कुछ सीरीज़ की. वो कहानियाँ पे अब ऑब्वियसली मैं अभी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में, बट एंटरटेनिंग है. एक वो कुछ इस तरीके के किरदार हैं जो मैंने कभी पहले किए नहीं है. मैं जब भी कुछ चूज़ करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि ऑडियंस को मैं कुछ ऐसा सर्व करूँ विच दे हैवंट सीन मी इन माई प्रीवियस वर्क. तो वो मेरी कोशिश है. तो पहला जो क्वार्टर में आने वाला है वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसा. तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि या तो बहुत मार पड़ेगी कि तुमने क्या कर दिया, या लोग खुश होंगे कि नहीं वी आर हैप्पी दैट यू डिड दिस.
तो आई थिंक उसके 2 ही आउटकम होंगे. एंड द सेकेंड वन इज़ अगेन अ रियल लाइफ कॉप बेस्ड थिंग, अगेन अ यूनिफॉर्म. जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्म मेरी कमज़ोरी रही है, वो है. एंड येस, एज लॉन्ग एज आई गेट अपॉर्चुनिटी टू एंटरटेन पीपल, माई जॉब इज़ डन. Thank you so much. So here is Mohit Raina, a renowned actor who, from the beautiful thank you so Jammu, much. his journey from the beautiful Jammu to the Mumbai's limelight, and now he has become an acclaimed actor. So really a big round of applause for Mohit Raina and few lines. सफर तो धूप में होगी, जो चल सके तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम निकल सके तो चलो. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है. बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित रैना. Thank you so much for having me here, and thank you so much for listening. Thank you. सर 4 लाइन्स फॉर यू. हौसलाए बुलंदी चाहिए लहू में, जो शिव को महादेव बना दे. जुनूने जिद चाहिए दिल में, जो अशोक को सम्राट बना दे. फौलादे जिगर चाहिए सीने में, जो फौजी को मेजर कश्यप बना दे. वो जज्बा ही तो है किरदार अविनाश का, जो रैना जी को फ्रीलांसर का हॉटस्टार बना दे. इट इज़ माई पोएम सर. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you for the beautiful lines, ma'am. Thank you, Mohit sir and Dr. Rujuta ma'am, for this engaging and dynamic conversation. May this journey led by Mohit Raina sir may serve as inspiration for many of us. May I now respect our very own respected Dean, Dr. Raj Ghosh BA sir, to please join the dais and please felicitate the celestial star Mohit Raina sir for his wholehearted support for this session. I request Dr. Pramod Giri sir to please join. I request Dean sir to please felicitate Dr. Rujuta Fuke ma'am for her kind support. Thank you very much. Now I hand over the mic to Dr. Mosmi. तो चले सितारों की दुनिया से ज़मीं पे आ जाए अभी हम सब लोग. अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू करते हैं. The interview session. Dr. Lakshmi Srikhande is a renowned obstetrician and gynecologist and an IVF specialist of Nagpur. Very good evening, everyone. Now time to come from real life, real celebrity to real life celebrity.
सुद्धा मी रॅगिंग घेतलेली आहे, कधी तक्रार नाही झाली. पत्रकारांनी एकदा तक्रार केली होती आणि मी फर्स्ट फ्लोअरला रॅगिंग घेत होतो स्टुडंटची 93 बॅचची, आणि पत्रकारांचा घराणा पोलीसचे पुन्हा DYSP स्वतः PI स्वतः रेड मारायला आले, कारण तिथे माझं राजकारण सुरूच होतं ना. आणि अक्षरशः कोणी रेकॉर्ड करू नका, फर्स्ट फ्लोअरवरून मी खाली उडी मारली.
Sir, in professors in pharmacology, Dr. Avinash Turankar. He has worked as associate professor in Grant Medical College and Sir J.J. Group of Hospitals, Mumbai. And now he is working as associate professor in the Department of Pharmacology, GMC Nagpur. He has 38 scientific publications to his credit, out of which 11 are international. His main area of publications include research in diabetes mellitus, pranayam, power posing, SWOT analysis in medicine, etc. He is a renowned writer of all these topics, and he is a faculty speaker for various subjects like biostatistics, good clinical practices, medical education, technology, and so on. So apart from pharmacology, he has so many interests developed. He is also a faculty. दादा सर Thank you so much. A little bit about the book. It is a complex. The book is written in simple and easy understandable language with practical tips and applied aspects of various memory techniques. I think this book. So today we have with us man of the moment, Dr. Avinash Turankar sir, whose the book Rules of Memory just got launched at the Melange Festival. So my question to you is, what inspired you to write the book? I mean, I have been in this teaching profession since almost 25 years, and particularly when I was in Grant Medical College, Mumbai, JJ Hospital, what I observed that from every batch, 2-3 students used to come to me, and they used to ask questions like how to read, which book to read, and they were like how to remember all that stuff, I mean all those tough subjects and all. So I used to give them the tips how to read, what are the other ways other than reading, about remembering things and all. So from every batch there were 2-3 students, and then what I observed that this is not related with them only, so it's a universal problem. So what about those students who are not able to reach to you? So in fact I have taken some classes about how to read and how to study and how to remember, but that was also catering for only those 200 students. So why not give a bigger thought, and that could have been written, I mean, so that people can have that that set of self-help guide at their disposal anytime they want to. So it was that idea, and then from that idea, from my own experience as well as for whatever the scientific research on this particular topic, I prepared a handbook kind of a thing, self-help guide of kind of a thing, which is based upon some 10 scientific principles. So what personally I have also observed that there is much more to learning and reading than memory, other than reading as well. So reading constitutes only 20-30%. Rest of the other things are like discussion and recalling the learnt material, and a lot of many things which are beyond reading. So that was the aspect that inspired me to put it in perspective in writing format. So that's how the book came into. But just adding another book wouldn't have served the purpose. So I have designed in such a fashion that I tried to keep it simple, based upon that principle, what they need to do, and a simple exercise so that it can consolidate their learning on that particular competence, and it will be their, I mean, that technique they can learn it easily. So based on those principles, it is a book written, and there are a lot many things that are unconventional as well. For example, I have put in that SWOT analysis as a way of learning that nobody has thought of before, but it really works. You will find that this particular method in the book, and I have given some practical tips on how to recall and rehearse those things based on scientific principles. So that is how the book came into existence. Yeah.
So I had the opportunity and privilege to read the book myself, and I really found it very easy to read. So it's definitely for every age group, like anyone from the age of maybe 8 when they start having reading or learning difficulties to the age of, I don't know, 60 and onwards. It's such a easy language book that everyone can just pick it up and read. I mean, although I have labeled that particular book as Rules of Memory, but it is actually a rule of redesigning your brain. So it is applicable to every individual. So it is a book of learning, rules of learning. So just to give something attractive name, I have given that book a name as Rules of Memory. Otherwise, it's a book of learning and redesigning your brain. I mean, I'll just add one more thing to this thing. There's nothing like a memory in your brain, as we have a memory in your mobile or computer. So it is working on some different principle other than the conventional or classical computing. So there's nothing like we remember things. It is always recreating. Our minds do not remember exact things. It is always recreating. So that scientific principle we have to take into account while learning things. So from that perspective, thinking, analyzing and recalling plays a big role. I mean, something like you must have observed yourself, like you cannot recall the same song just in toto in whatever you have learned, even if you have sung that song, or you cannot recite the same poem the same manner like that. So it is always a recreation. So based upon that neuroplasticity principle, this particular book is best. So it is for all. It's not only for memory. It is for redesigning your brain and learning things. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you for the insight. सुरू करायचं आहे. वाशिंकर सरही नाही, तुम्ही नाही. तुम्ही इंटरव्ह्यू सुरू करू का ते पोएटिक? Yeah. Okay, your attention please. Hello, hello. Hello, hello. Your attention, please. Everyone, we'll be having a small break in the music program because we are starting with a wonderful panel discussion in which our very busy IAS officers are participating and they have to leave for very important meetings. So I hope you all understand. I request you to gather inside the dome for the program, and the music will be slightly suspended. Thank you so much and apologies. You did wonderful. Seriously, seriously. Check, check. Hi guys, so we have with us one of our esteemed alumni. So sir, would you like to introduce yourself? Myself Dr. Prakash Bhatkule. I am MD in Community Medicine. I am the student of 1973 batch. I did my undergraduation in 78. Then I did my MD in Community Medicine in 1983.
Meanwhile, I have joined his department of community medicine on August 1980, and since then I was working here for a long time, and I have guided so many students. I have completed my 38 years of the life in this community medicine. Out of these 38 years, I have served this medical college for 29 years, and rest of the year I have spent as a professor and head in Yavatmal Medical College, VNGMC. Then for 4 years I was there in GMC in Akola. I was also professor and head in the IGGMC for 1.5 years. I have also done quite research publications, near about more than 25 research publications are at my credit. How was your experience, sir, in this Platinum Jubilee, meeting all of your batchmates? Yes. Most of the batchmates are here today and yesterday. The rest of the persons, those who were senior to me, they have also met me. Then some junior persons from 73 batch, 74 batch, 75 batch, 76 batch, they are associated with in the department of pathology or pharmacology or microbiology, surgery medicine. So many people I have met, near about approximately I met in person 200 alumni. Thank you so much, sir. Thank you. Hi everybody, I am Dr. Raj Vajpayee, Dean, GMC Nagpur, and your organizing chairman for the Platinum Jubilee celebrations. This year we are completing 75 years, and the Platinum Jubilee celebrations are going to be inaugurated at the hands of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji. We have on 22nd and 23rd of December, we have concluding function, and we are all waiting and excited for this nostalgic moment. Today we are going to release a theme song for this Platinum Jubilee celebrations, and I congratulate all the organizing team for having arranged such wonderful event. Thank you. GMC Nagpur, GMC Nagpur. जय जयते GMC, जय जयते GMC। तू ही मंजिल, तू भरोसा, सारथी तू हमारा। तू ही मंजिल, तू भरोसा, सारथी तू हमारा। जय जयते GMC, जय जयते GMC।
अरमान है, सपनों की उड़ान है, तुझसे ही अपनी शान है, जनगण में भी मान है। दिल से आभार है, विजय तू हर पार है, मन में ये विचार है, सागर है तू ज्ञान का। जय जय जीएमसी, जय जय जीएमसी, तू ही मंजिल तू भरोसा, सारथी तू हमारा, तू ही मंजिल तू भरोसा, सारथी तू हमारा। जय जय जीएमसी, जय जय जीएमसी। आओ मिलकर हम ये प्रण करें, संकल्प जुड़ने का हम करें, मिलकर नमन वंदन करे, वादा मिलने का हम कब करें। सुरताल में सब कहे, ये गीत है जोश का, पंख पसार मिलकर, दिल दिल जा तू है हमारा। जय जय जीएमसी, जय जय जीएमसी, तू ही मंजिल तू भरोसा, सारथी तू हमारा, तू ही मंजिल तू भरोसा, सारथी